Hi, today is 10th of May 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट ICMR टेस्ट फॉर दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन. देन सेकेंड इज अबाउट ICMR एंड भारत बायोटेक ने टाई अप किया है फॉर इंडियन वैक्सीनेशन. थर्ड है पुलिस गेट्स अ गाइड टू डिटेक्ट फेक न्यूज़. ये जो फेक न्यूज़ है ये कोरोना वायरस की तरह बहुत बड़ा पेंडेमिक है, तो पुलिस को एक गाइड यहाँ पे इशू किया है जो इस फेक न्यूज़ येलो जर्नलिज्म इसके बारे में अपडेट करेगा. विल हैव अ लुक. देन लाइफ इन द लॉकडाउन. फिफ्थ इज़ अबाउट पोलावरम प्रोजेक्ट साइट. इसमें अभी डिले हो रहा है, वर्कर्स गोइंग बैक होम. हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे. व्हाट इज़ दिस पोलावरम प्रोजेक्ट, इसका ओपोजिशन क्यों हो रहा था, नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस इसे मिला था. देन इस टाइप के जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं क्या वो रेलेवेंट हैं प्रेजेंट टाइम पे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहाँ पे करना ज़रूरी है. देन सिक्स्थ इज़ अबाउट ग्रीन नॉर्म्स मस्ट बी डिस्कस्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. दिस इज़ अबाउट एक ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन आया है 2020. हमने इसे पहले पेपर में देखा था कपल ऑफ मंथ्स बैक. नाउ ये सुपरसीड कर रहा है दिस 2006 के नोटिफिकेशन को. विल सी कि ये EIA होता क्या है, कहाँ पे ये एसेंशियल होता है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं. देन EIA 2020 में एक्सपर्ट्स क्या ऑब्जेक्शंस अभी रेज किए हैं उन्होंने. देन सेवेंथ इज़ अबाउट कैलाश मानसरोवर. येस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट इट कि एक नया BRO ने रोड बनाया है लीपू लेक पास तक, ताकि जो टाइम है वो शॉर्ट हो जाएगा. इसमें नेपाल ने ऑब्जेक्शंस कुछ रेज किए हैं. इस काला पानी जो एरिया है वहाँ पे कुछ यहाँ पे टेरिटोरी पे ऑब्जेक्शंस अभी नेपाल ने रेज किए हैं. हम इसको डिटेल में देखेंगे. देन रशिया वायरस सर्च. दिस 75 ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है. नाजी जर्मनी सरेंडर वर्ल्ड वॉर 2, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये भी सबड्यूड था. मीनवाइल चाइना ने एडमिट किया है शॉर्ट कमिंग इन रिस्पॉन्स. WHO का रोल भी काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहा है. बिजनेस सेक्शन में CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये प्रेशर ग्रुप होता है, कंपनीज इंडस्ट्रीज़ इनको ये रिप्रेजेंट करता है. इसने गवर्नमेंट से काफ़ी रिक्वेस्ट किया है कि नई गाइडलाइंस इशू हो वर्कर्स एंड रिलेटेड पोस्ट कोविड-19 में इकोनॉमी कैसे रिबाउंड करें. देन इकोनॉमी टू सेट आउटपुट लॉस ऑफ दिस $190 बिलियन. इसमें कुछ बहुत अच्छे तरीके दिए हैं, प्रैक्टिकल वेज हैं जो हम लगा सकते हैं टू रिकवर द कॉस्ट. इस कोविड-19 से जो ये आउटपुट लॉस हुआ है उसमें देयर आर सम गुड वेज एंड किन एरिया में, फॉर एग्जांपल FPI FDI में हमें एम्फेसाइज करना चाहिए. देन बिकॉज आज संडे है तो एडिटोरियल सेक्शन नहीं आता है, आज आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन. ऑल्दो मोस्ट ऑफ द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू दिस कोविड-19 एंड ऑल रिडंडेंट है. मोबाइल ऐप का यूज़ कैसे करना है, सिम्टम ट्रैकिंग कैसे हो सकता है, आरोग्य सेतु ऐप टाइप डाटा कलेक्शन एंड ऑल. देन दिस NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं टू मॉनिटर दिस सर्विलांस दिस कोविड-19. यहाँ पे बात है दिस साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइज का, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. देन फंड्स एंड द PM केयर्स फंड अभी नया लॉन्च हुआ था. दिस इज़ फॉर इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए कोविड-19 लाइक. इसमें कुछ क्रिटिसिज्म और क्वेश्चंस उठे हैं, विल गेट टू नो. और ये कैसे डिफरेंट है PMNRF से. देन 13th इज़ अबाउट हाउ कैन इंटर स्टेट वर्कर्स बी प्रोटेक्टेड. इस पूरे कोविड-19 के एपिसोड में ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं, स्पेशली इंटर स्टेट वर्कर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है. यहाँ हम देखेंगे जो गवर्नमेंट ने अभी टेबल किया था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन को 2019, और इसने कैसे सब्ज्यूम कर लिया है बहुत सारे डिफरेंट एक्ट्स को. और जो लेबर यूनियन है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, ट्रेड यूनियन है, ये इस पर क्या ऑब्जेक्शंस, क्या कंसर्न्स रेज कर रहे हैं. आज डिस्पैचेस भी आता है. दिस इज़ ब्राज़ील, दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ श्रीलंका एंड दिस इज़ अफ़गानिस्तान. देन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, यहाँ एक स्टडी में बताया है कि जो कार में भी ऐसे हीट वेव लाइक कंडीशंस जनरेट हो जाती है, इसका क्या लॉजिक होता है, हम इसको भी समझेंगे अभी. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स. बट बिफोर दैट आज के जो एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं वो है लेजिस्लेटर.
लेजिस्लेटर का मतलब होता है लॉ मेकर। कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी क्लास 9 हमने पढ़ा था, एक होते हैं लेजिस्लेटर, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव और एक होते हैं दिस जुडिशरी। मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग इन सब में सेपरेशन ऑफ पावर होना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर का मतलब होता है जो कानून बनाते हैं, लॉ मेकर है। जैसे लोकसभा राज्यसभा के एमपी मतलब सांसद, विधानसभा विधान परिषद के एमएलए मतलब विधायक, दीज आर कॉल्ड लेजिस्लेटर। एन रूट का मतलब है ऑन द वे रास्ते में है, ऑन द वे। प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर मीन्स ट्रबल है, डिफ़िकल्टी है। फुटिंग द बिल मतलब पे फॉर समथिंग, यू आर पे फॉर समथिंग। जैसे हम जो इवैक्यूएट कर रहे हैं इसका फुटिंग द बिल क्या है, माइग्रेंट वर्कर्स का फुटिंग द बिल जो ट्रेन फेयर एंड ऑल है, पे फॉर समथिंग। एक्स ग्रेशिया मतलब बाय फेवर मोरल ऑब्लिगेशन। जैसे अगर ऑन ड्यूटी अगर किसी फ्रंटलाइन स्टाफ का डेथ हो रहा है तो एक्स ग्रेशिया कुछ अमाउंट उन्हें देते हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स को। बैरिकेड्स का मतलब होता है ब्लॉकेड, फेंसिंग। ब्रीच मीनिंग होता है वॉयलेशन, ब्रेक होना। देन रील्ड मतलब जैसे इकोनॉमी रील्ड अंडर प्रेशर, स्टम्बल्ड है, लर्च है। मैंडेट मीन्स इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्टिव्स। ऑफसेट का मीनिंग होता है बैलेंस करना, काउंटर एक्ट करना। लेवरेज मतलब जैसे इंडिया का सॉफ्ट पावर है तो हमें काफ़ी लेवरेज मिल जाती है, यूज टू मैक्स एडवांटेज। सब्ज्यूम मतलब एब्जॉर्ब करना, इंक्लूड करना। जीएसटी ने काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ज्यूम कर लिए थे। इंसर्जेंसी का मतलब होता है रिवोल्ट, कॉन्फ्लिक्ट। और स्प्रॉलिंग का मतलब होता है ये स्प्रेड आउट है एक एरिया में। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आगे अभी पेपर में हम देखेंगे। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section below. Yesterday I read your answers. Some of you are writing very good answers. Keep it up. Now ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है। टेस्ट फॉर कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब कम्युनिटी में ट्रांसमिट हो रहा है एंड यू डोंट नो कि आपको कहाँ से ट्रांसमिशन हो गया है, सोर्स आपको नहीं पता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में हमने देखा था बाहर किसी फॉरेन से वायरस आया, देन वायरस का एक फर्स्ट कैरियर था उसने स्प्रेड किया। कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब ऐसी स्टेज आ गई है जब पूरी कम्युनिटी सोसाइटी में वायरस स्प्रेड हो रहा है एंड दे डोंट नो कि फ्रॉम वेयर दे गॉट दिस वायरस। दिस इज़ नॉट गुड। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, पैंडेमिक से इस टेम्पलेट को, न्यूज़ टेम्पलेट को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो वर्स्ट अफेक्टेड 75 हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, जिला लेवल पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन चेक किया जाएगा इन 75 हॉटस्पॉट्स में जहाँ नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा है। हेल्थ मिनिस्ट्री डिप्लॉय करेगी सेंट्रल टीम को कुछ 10 स्टेट्स में जो विटनेस कर रहे हैं हाई केस लोड और स्पर्ट हुआ है, नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा है, जैसे एमपी, वेस्ट बंगाल, दिस गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, स्पर्ट इन केसेस है। सपोर्ट करेंगे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स को कंटेनमेंट मेजर्स के लिए। नाउ ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो अभी टॉप कर रही हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस के रेस्पेक्ट में। यूएस सी नंबर ऑफ़ केसेस, नंबर ऑफ़ डेथ भी बहुत ज़्यादा है यूएस में। स्पेन, इटली, यूके, रशिया, फ्रांस, जर्मनी। इंडिया अब आ गया है यहाँ टॉप 14-15 में, इंडिया की जगह बन गई है अब यहाँ पे, विच इज़ नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। देन ये एक सेकेंड न्यूज़ आइटम देखते हैं अब। दिस इज़ ICMR भारत बायोटेक टाई अप फॉर इंडियन वैक्सीन। वैक्सीनेशन का पूरे वर्ल्ड में वॉर फुटिंग पे एफर्ट चल रहा है कि हम जल्दी से जल्द वैक्सीनेशन लाएं, बिकॉज जो दूसरे मेजर्स हैं ना जैसे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये फुल प्रूफ मेजर नहीं है, परमानेंट मेजर्स नहीं है, ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे। सो वैक्सीनेशन एंड मेडिसिन इज़ दी ओनली वे आउट। रिसर्च कोलैबोरेशन हो रहा है ICMR और BBIL में। BBIL क्या है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, हैदराबाद। ये दोनों मिलके काम करेंगे वैक्सीनेशन पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वायरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वायरस, ये पुणे में है। NIV इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ये वायरस के स्ट्रेन को ट्रांसफ़र किया है BBIL में। वायरस के भी बहुत सारे स्ट्रेन हो सकते हैं, इंडियन स्ट्रेन ऐसा कहा जा रहा है थोड़ा डिफरेंट है दिस यूरोप एंड चाइना स्ट्रेन से। सो दिस इज़ वायरस स्ट्रेन, ये ट्रांसफ़र किया BBIL में, इस लैब में। अब BBIL इसको स्टडी करेगी, दोनों मिलके अब कोलैबोरेट करके इसका वैक्सीनेशन जल्दी लाने का ट्राई करेंगे। एक्सपीडाइट होगा वैक्सीन डेवलपमेंट मतलब जल्दी होगा। फास्ट ट्रैक अप्रूवल भी मिलेगा क्लिनिकल ट्रायल एंड ऑल पे। सब्सिक्वेंटली पहले इसे एनिमल में स्टडी किया जाता है, फिर क्लिनिकल एवेल्युएशन, वॉलंटियर्स पे टेस्ट करते हैं, ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट होते हैं। तो इट टेक्स टाइम। द होल आइडिया इज़ टू स्पीड अप दिस टाइम। और ये फुल्ली इंडिजीनस भी होने वाला है।
ये न्यूज़ आगे डेवलप होगी, हम इसको फिर से रिविज़िट करेंगे। सी न्यूज़ जो हम देखते हैं ना, हम लेयर्स में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक हमने देखा एंड वी रेड एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक। नो, अगर अपन ग्रेजुअली पढ़ रहे हैं ना, डेली हम एक न्यूज़ को देख रहे हैं, डेली उससे रिलेटेड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, ऐसे चीज़ों में रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है। रिटेंशन इज़ वेरी वेरी हाई, बिकॉज यहाँ पे आप सिस्टमेटिक लर्निंग कर रहे हो। एवरी डे यू आर लर्निंग समथिंग जो न्यूज़ डेवलप हो रहा है। सो दिस इज़ अ गुड वे। नाउ पुलिस गेट अ गाइड टू डिटेक्ट फेक न्यूज़। पुलिस गेट अ गाइड टू डिटेक्ट फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ भी कोरोना वायरस या उससे भी बड़ा वायरस है ये फेक न्यूज़। मैनुअल दिया गया है पुलिस ऑफिसर्स को कि आप फैक्ट चेक करें। कोई भी फॉरवर्ड आ रहा है सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एनीवेयर, उसको चेक करो कि वो करेक्ट है या नहीं है। फैक्ट चेक करिए आप रिलायबल साइट से, गवर्नमेंट वेबसाइट से, पीआईबी, गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स, यू हैव टू चेक इट। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने ये मैनुअल रिलीज़ किया है। फेक न्यूज़ क्या करता है? फेक न्यूज़ बहुत डैमेज पहुंचाता है सोसाइटी को। ये पैनिक क्रिएट करते हैं, हेट्रेड फैलाते हैं, कम्युनल वायलेंस करते हैं, एंजाइटी करते हैं, डिवाइड करते हैं हमारी सोसाइटी को और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। एक टर्म होता है येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है आप आई कैचिंग हेडलाइंस बनाते हैं। ऐसा करेंगे कि इस वीडियो को देख लिया तो ये हो जाएगा, या फिर ये नहीं देखा तो ये हो जाएगा। फियर, एंजाइटी, दे आर क्रिएटिंग दिस आई कैचिंग हेडलाइन। ये येलो जर्नलिज्म होता है। क्लिक बेट्स होते हैं, टॉल प्रोमिसेस होते हैं, बिल्ड होता है आपके फियर पे, आपकी इनसिक्योरिटी पे दे प्ले। डिसऑनेस्ट आउटराइट फैब्रिकेटेड न्यूज़ आइटम्स होते हैं। हेडलाइंस होती हैं टू गेट अटेंशन, उसमें कोई फैक्ट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बट दे पास ऑन दैट इन्फॉर्मेशन विद ग्रेट अथॉरिटी और इससे मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है। तो इससे पैंडेमिक जो कोविड-19 है उससे फाइट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज अननेसेसरी क्लेम्स आ जाते हैं या पैनिक आ जाता है। माइग्रेंट वर्कर्स में भी हमने देखा था, वो पैनिक हो गए, बस स्टॉप्स में आ गए और एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बहुत बड़ा नाइटमेयर है दिस फेक न्यूज़, और इसको कर्ब करना चाहता है वो। हेडलाइन टू गेट अटेंशन, यहाँ पे इनका प्रायोरिटी रहता है येलो जर्नलिज्म का। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट डीएमए 2005 का सेक्शन 54, और एक है सेक्शन 5051B ऑफ दिस इंडियन पीनल कोड आईपीसी। ये दोनों बहुत अगर कंबाइंड यूज़ करें ना, तो ये फॉल्स और हेट्रेड कंटेंट को कर्ब करने में काफ़ी इफेक्टिव है, ऐसा यहाँ पे पुलिस को गाइडलाइन में भी बताया गया है। देन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इसका? एक्चुअल प्रॉब्लम इस पूरे एपिसोड का ये है कि लोगों में इग्नोरेंस होता है, गलिबल होते हैं। अक्सर आप देखो जो एल्डर्स होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स एंड ऑल, उनको कोई भी व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहा है, वे आउटराइटली उसको सच मान लेते हैं। तो वी नीड टू एजुकेट देम, एजुकेट पीपल कि डिजिटल मीडिया में जो दिख रहा है दैट इज़ नॉट नेसेसरी ट्रू। आप उसको फैक्ट चेक करिए, ऑफिशियल और जो ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स हैं उनसे आप उसको ज़रूर रीचेक करिए। और ऐसी चीज़ें हमें फास्ट फॉरवर्ड भी आगे फॉरवर्ड नहीं करनी है, स्प्रेड नहीं करना है इन चीज़ों को। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 2। यहाँ है लाइफ इन द लॉकडाउन, बिकॉज लॉकडाउन का भी अपना अलग चैलेंजेस है, वर्क फ्रॉम होम के अपने चैलेंजेस हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए हैं, जैसे मेक द मोस्ट ऑफ अ ट्राइंग टाइम। एफ यू डी मतलब क्या होता है? फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट, ये सब में होता है। फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट, यू नीड टू ओवरकम दिस। देन रीअलाइन करें अपने रूटीन को, लुकिंग करें, एक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें, रीडिस्कवर करें कनेक्शन, स्टार्ट समथिंग, स्टे एंगेज्ड, बिजी रहना बहुत ज़रूरी है, बी प्रोडक्टिव। देन दिस इज़ पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 3 है। दिस इज़ पेज नंबर 4। यहाँ न्यूज़ है पोलावरम प्रोजेक्ट का। पोलावरम जंप बैरिकेड्स टू गो होम। माइग्रेंट्स वर्कर्स जो यहाँ वर्क कर रहे हैं, पोलावरम प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिले हो गया है, इसको छोड़ के ये वापस अपने घर जा रहे हैं। सो लेट अस नो अबाउट दिस पोलावरम प्रोजेक्ट साइट। वर्कर्स गोइंग बैक, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, रिवर इंटरलिंकिंग में काफ़ी बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेम है पोलावरम का। पोलावरम जो है ये एक मल्टीपर्पज़ है, कई सारे उपयोग हैं इसके। इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है गोदावरी, आंध्रा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ इसके बेनिफिशियरी होंगे गोदावरी रिवर पे। गोदावरी और कृष्णा रिवर है, इसके इंटरलिंकिंग की बात है। करीब 80 टीएमसी जो सरप्लस वाटर होता है गोदावरी रिवर का, वो पास ऑन होगा कृष्णा रिवर में। ये जो प्रोजेक्ट है ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है। हमने क्लास 9 एनसीईआरटी में देखा, जो डैम्स होते हैं उनके भी टाइप होते हैं, क्लास 10th में देखा था। तो ये है अर्थ कम रॉकफिल डैम है, अक्रॉस गोदावरी बन रहा है। ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, इसमें मल्टीपर्पज़ है मतलब इरिगेशन भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, पीसी फिश भी होगा, टूरिज्म भी होगा, अर्बनाइजेशन में भी हेल्प होगा। सो दिस इज़ मल्टीपर्पज़। ये प्रोजेक्ट 2019 तक कंप्लीट होना था, बट ये डिले हो रहा है।
इस प्रोजेक्ट का अपोजिशन क्यों करते हैं? अपोजिशन इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होते हैं। हमने देखा था जैसे सरदार सरोवर डैम में भी हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, इसमें बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट बहुत सारा जो गांव है वो डूब एरिया में आ जाते हैं। डूब एरिया में आते हैं तो उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा गांव वालों को, विलेजर्स को, तो डिस्प्लेसमेंट होता है, इससे एलियनेशन आता है। देन इससे इकोलॉजी डैमेज होती है, बहुत सारे ट्रीज फॉरेस्ट डूब जाएंगे, इकोलॉजी डैमेज होगी। वाटर शॉर्टेज अगर आ गया गोदावरी में, एक्सेस वाटर क्योंकि कृष्णा में जा रहा है, तो इस पर भी एप्रीहेंशंस हैं। देन छत्तीसगढ़, ओडिशा और ये दोनों स्टेट्स हैं, इनका एरिया सबमर्ज हो रहा है, तो दे आर ऑल्सो रेजिंग क्वेश्चंस। और एक और बात है वो है इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। 2014 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिल गया था। इसका मतलब ड्रिंकिंग और इरिगेशन जो इसका पार्ट है वो 90% ग्रांट बाय सेंटर से कवर हो जाएगा। इतने बड़े बड़े जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं, नाउ वी नीड टू आस्क क्या वो रेलेवेंट हैं प्रेजेंट टाइम पे? इनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की ज़रूरत है या नहीं है? इंटरलिंकिंग रिवर जो है ये दिखता बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट एनवायरमेंटलिस्ट ने इस पर काफ़ी सवाल भी उठाए हैं। सी, ये गोदावरी रिवर है, दिस इज़ पट्टीसीमा, दिस इज़ यहाँ पे ये पोलावरम राइट कैनाल है, ये ऐसे करके वाटर आ जाएगा, दिस इज़ प्रकाशम बैराज है, और ये कृष्णा रिवर है। सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट जो न्यूज़ आइटम है दैट इज़ अबाउट गवर्नमेंट बोरो कर रही है यहाँ पे, दैट इज़ अ गुड थिंग। आईसीएमआर टेस्ट करेगा कम्युनिटी स्प्रेड को। एंड देन दिस इज़ द पॉइंट, ग्रीन नॉर्म्स मस्ट बी डिस्कस्ड, ग्रीन नॉर्म्स मस्ट बी डिस्कस्ड, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन आया था 2020 का, ये सुपरसीड करा 2006 के नोटिफिकेशन को। अब बिकॉज ऑफ कोविड-19 ड्राफ्ट जब आता है ना, तो गवर्नमेंट उसको पब्लिक के सामने रख देती है और उनसे ओपिनियन पूछती है कि आपके क्या ओपिनियन है। हम इसको वी आर थिंकिंग हम इसको एक बार सेपरेटली भी कवर करने की कोशिश करेंगे ईआईए को। अगर आपको टाइम मिले तो हैव अ लुक, इस पे ईआईए का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, हैव अ लुक, इसमें क्या पॉइंट्स हैं, किस पे कंटेंशंस हैं। ये सुपरसीड कर रहा है 2006 के एक्ट को। नाउ इसमें एक्सटेंड किया है, जो ओपिनियंस ले रहे थे उस डेडलाइन को एक्सटेंड किया है रिसीविंग पब्लिक कमेंट्स को 45 डेज बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। इस बात पे यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये हुआ है कि दिस इज़ नॉट राइट, इतना इंपॉर्टेंट जो एक्ट है इस कोविड-19 के बैकड्रॉप में लाने की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड किया जा सकता था। एनवायरमेंटलिस्ट इसको अपोज कर रहे हैं, नॉट द टाइम, प्रेजेंट सिचुएशन इज़ नॉट राइट। अब EIA होता क्या है? वी आर मोर इनटू दिस टेक्निकलिटी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। सो व्हाट इज EIA? EIA stands for Environment Impact Assessment. Environment Impact Assessment मतलब कि आपने जैसे डैम्स बनाए, माइनिंग्स किया, थर्मल पावर स्टेशन बना दिए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, रोड्स, ट्रेन्स एट्सेट्रा, तो इससे एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हुआ वो ये प्रोजेक्ट करने से पहले आपको असेसमेंट करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड EIA। एनवायरनमेंट डैमेज क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट असेसमेंट आप बिफोर कमीशनिंग दिस प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा, ये नेसेसरी होता है, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर पाएंगे। EIA के कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे, इसको डिटेल में देखें तो, डिटेल में नहीं ब्रीफली हम देखें तो एक स्क्रीनिंग होती है, फिर स्क्रीनिंग मतलब एलिमेंट्री आपने देखा, स्कोपिंग, कलेक्टिंग बेसलाइन डेटा होता है, फिर आप इम्पैक्ट प्रिडिक्शन करते हैं, मिटिगेशन के मेजर्स लेते हैं, पब्लिक हियरिंग, लोगों से उनके ओपिनियंस पूछते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग होती है, मॉनिटर और इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान को, फिर रिस्क असेसमेंट। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलती है ये सारी चीज़ें। EIA 2020 का जो मेजर ऑब्जेक्शन है वो ये है कि दिस प्रपोजेस टू ईज, ये आसान बना रहा है बिजनेस के लिए इन प्रोजेक्ट्स को करना एट द कॉस्ट ऑफ दिस डैमेज टू एनवायरनमेंट, डज अवे विद द पब्लिक हियरिंग फॉर मैनी प्रोजेक्ट्स, ईज कर रहा है रूल्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो इससे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो ईजी हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बनेंगे, बट कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट होगी एनवायरनमेंट डैमेज। तो उस बात पे एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट ये सारे इस पे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं। नाउ दिस इज़ कैलाश मानसरोवर, पिलिग्रिमेज है इंडिया नेपाल। कैलाश मानसरोवर है, ये कैलाश मानसरोवर है, तिब्बत में है ये। इसके दो तरीके हैं, यहाँ से जाते हैं अपन, और एक ये नया रूट आया था कुछ टाइम पहले नाथुला से, ऐसे हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। इधर भी हमने एक नया रोड बनाया है लिपू लेक तक, लिपू लेक पास तक, ताकि ये जो टाइम है ये और थोड़ा कट हो जाए मानसरोवर कैलाश जाने का फ्रॉम दिस वे। इंडिया, UK, उत्तराखंड, चाइना, तिब्बत और नेपाल, ये लिपू लेक यहाँ पे ट्राई जंक्शन पे है। नेपाल क्लेम करता है सदर्न साइड ऑफ द पास को, कलापानी टेरिटरी ये माना जाता है यहाँ पे नेपाल के अकॉर्डिंग।
ये जो टेरिटरी है ये 1816 में जब सागौली ट्रीटी हुई थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में, तो ये था कि यहाँ एक्चुअली काली रिवर है, तो इसके जो नॉर्थ वर्ड्स हैं वो इस ट्रीटी में नहीं आएगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में आएगा, ऐसे कुछ टर्म्स थे, बट वो थोड़े मडल आउट हो गए। तो इस बात पे थोड़ा ऑब्जेक्शन उठता रहता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब 2015 में इंडिया और चाइना ने अग्री किया था टू ओपन अ ट्रेडिंग पोस्ट अगेन हियर, इसका भी नेपाल ने अपोज किया था। अभी इस 80 किलोमीटर का रोड बनाया है बीआरओ ने, 17,000 फीट हाइट पर है ये, इसका भी नेपाल अभी अपोज कर रहा है। ये धाराचूला टू लिपू लेक कनेक्ट कर देगा, और इससे क्या होगा, इस लिपू लेक तक अगर बाय रोड जल्दी से पहुंच जाओगे तो वहाँ से केवल 90 किलोमीटर ही दूर होगा मानसरोवर कैलाश, तो इससे ये यात्रा होगी ना ये शॉर्टन हो जाएगी। बट नेपाल मीनवाइल इस पे इसने ऑब्जेक्शन उठाया है। नाउ दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में जो रशिया है यहाँ पे वायरस का सर्ज हुआ है, रशिया में वायरस सर्ज हुआ है। दिस वी डे सेलिब्रेशंस यहाँ पे काफ़ी सबड्यूड हो गए। वाई, सी रशिया 5th हार्डेस्ट हिट कंट्री हो गया है, नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ रहे हैं रशिया में भी कोविड-19 के। 75 ईयर सेलिब्रेशन है ये जो वी डे सेलिब्रेशन है, इसमें हमने अभी एनसीईआरटी देखा हिस्ट्री में, अभी हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1। तो इसमें वर्ल्ड वॉर 2 में जो नाजी जर्मनी थी उसने सरेंडर किया था और उसके सेलिब्रेशंस में ये बनता है। रशिया में ग्रैंड मिलिट्री परेड हो जाती है, बट इस बार वो सबड्यूड था। नाउ दे आर कॉलिंग फॉर यूनिटी एंड एंड्योरेंस, ये ही चीज़ हर कंट्री और वर्ल्ड को बचा सकती है, वो है यूनिटी एंड एंड्योरेंस। दिस इज़ नॉट द टाइम टू फाइट, दिस इज़ द टाइम टू स्टे यूनाइटेड एंड स्टैंड विद ईच अदर, दिस इज़ द टाइम टू शो एम्पैथी एंड हेल्प ईच अदर। नाउ चाइना एडमिट्स शॉर्टकमिंग इन रिस्पॉन्स, मीनवाइल चाइना का क्रिटिसिज्म कंटिन्यू है, चाइना पे WHO के रोल पे भी सवाल उठते हैं। मॉडर्नाइज द डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सिस्टम की बहुत ज़रूरत है, अब चाइना ने इन बातों पे अटेंशन पे किया है, यहाँ पे डाइवर्ट किया है कि हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं डिसीज़ कंट्रोल और प्रिवेंशन सिस्टम को। हमको कुछ जैसे बिग डेटा होता है, बहुत सारे यूज़र्स से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिग डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, दैट इज़ बिग डेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगी, इस डेटा को वो प्रोसेस करेगी, देखेगी और उससे डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम एंड ऑल होंगे, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी। ह्यूमन टाइप इंटेलिजेंस आ जाएगी मशीन्स को, तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लाउड कंप्यूटिंग होगी, कंप्यूटिंग अगेन फार अवे हो रही है, दिस क्लाउड एंड ऑल, सो दिस इज यूज बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये बज़ वर्ड्स है। दे आर सेइंग कि हम इनको भी यूज़ करेंगे फॉर दिस एक्यूरेट प्रिडिक्शन, एनहेंस प्रिपेयर्डनेस, इंटरनेशनल एक्सचेंज होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस का। नेक्स्ट पेंडेमिक में हम इस पे ध्यान रखेंगे, दिस इज़ व्हाट वर्ल्ड भी अभी इस डायरेक्शन में सोच रहा है यहाँ पे। देन दिस इज़ द बिजनेस न्यूज़। बिजनेस न्यूज़ में ये है CII, ये प्रेशर ग्रुप आप इसे कह सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसने कहा कि गवर्नमेंट इशू करे गाइडलाइन, बिकॉज बिजनेस बहुत हैम्पर हुआ है, डैम्प हो गया है। सो ये कह रहे हैं कि बिजनेस को रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्री को रिवाइव करना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट गाइडलाइन इशू करे कि जो वर्कर्स हैं, जैसे ये वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं, ये इनको बोला जाए कि आप ड्यूटी पे वापस आओ, अगर नहीं आओगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, बिकॉज मैनी वर्कर्स हैव लेफ्ट द फैसिलिटी एंड दे आर नॉट रिटर्निंग टू देयर वर्क प्लेसेस। सो दे आर ट्राइंग गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन इशू करके इन वर्कर्स को ड्यूटी पे फिर से लेके आए। एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इन दोनों में भी ये रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं नॉर्मल वर्किंग आवर 8 से 12 आवर्स हो जानी चाहिए, ऑल्दो जो एक्स्ट्रा 4 घंटे होंगे उसका एक्स्ट्रा टाइम पैसे मिलेंगे, ओवर टाइम वेजेस होगा। प्रोविज़न होना चाहिए ले ऑफ का, बिकॉज एक प्रोविज़न्स होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ऑल में भी कि एक साथ आप बहुत सारे लोगों का ले ऑफ नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस। तो प्रोविज़न भी यहाँ पे होगा, बिकॉज अगेन लिक्विडिटी शॉर्टेज है कंपनीज को भी। प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना में वेज वर्कर्स को इंक्लूड किया था, अब इसको एक्सटेंड करिए, ज़्यादा लोगों को इसमें इंक्लूड करिए। रीजॉइन करने का हमें ज़रूरी है, जितना जल्दी हम इकोनॉमी को वापस वर्क स्टार्ट करें, ये CII यहाँ पे डिमांड कर रही है। अगेन ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, मिस्टर नीलेश शाह इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि क्या प्रैक्टिकली हमें अप्रोच करना चाहिए फॉर दिस इकोनॉमिक रिवाइवल। सी अब ये क्या है, एक न्यूज़ टेम्पलेट है, यहाँ आपने ये पॉइंट देखा ना, यूज़ दिस टेम्पलेट, और इससे काफ़ी अच्छा आंसर एनरिचमेंट हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, यूज़ इट। आउटपुट लॉस हुआ है हमारा, आउटपुट लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, नो वर्क, सब्सटेंशियल कॉस्ट है रीस्टार्टिंग द इकोनॉमी। तो दो चैलेंजेस हैं, नुकसान तो हो गया, अब रीस्टार्ट करने में भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, पैसे लगेंगे अभी बहुत। तो 3 तरीके हो सकते हैं रिकवर करने के, वेरी गुड पॉइंट्स। एक करें हम FDI को इंक्रीज़ करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
दूसरा तरीका है हम फिस्कल स्टिमुलस लेके आए, सरकार रिलीफ पैकेजेस, बेल आउट पैकेजेस लाए। तीसरा है हम मॉनेटरी स्टिमुलस लाए, कल हमने देखा था ना मोनेटाइजेशन भी हो सकता है डेफिसिट का। नाउ अब इसमें बेनिफिट क्या है, ये तीन तो हमारे तरीके हैं। बेनिफिट क्या है, लोअर ऑयल प्राइसेस लोअर हो रही है तो इससे कुछ सेविंग्स हो सकती है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल, बिकॉज इंडिया बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करता है और ये ह्यूज बर्डन हो जाता है हमारे फिस्कल पे, सो सम सेविंग्स यहाँ पे हो पाएगी। दूसरा जो हमें करना चाहिए वो क्या करना चाहिए कि हम कैपिटलाइज करें अपनी गुडविल को। गुडविल मतलब इंडिया के रिलेशंस आर गुड विद मैनी कंट्रीज़, हम वहाँ से कैपिटल ला सकते हैं फ्रॉम फॉरेन फर्म्स। फॉर एग्जांपल चाइना के अगेंस्ट अभी काफ़ी यहाँ पे वर्ल्ड सेंटिमेंट्स आर नॉट गुड, मैनी कंपनीज वांट टू शिफ्ट देयर बेस फ्रॉम चाइना टू समवेयर एल्स, तो हम उसको इंडिया में ला सकते हैं। हमें बूस्ट करना पड़ेगा डोमेस्टिक सेविंग्स को भी, एक्सेलरेट करना पड़ेगा ग्रोथ को, इससे एक्सेलरेट हो जाएगी ग्रोथ। दो चीज़ होती है, एक एफपीआई होता है और एक एफडीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इक्विटीज़ एंड ऑल में आता है, हॉट मनी होता है, जल्दी आता है, जल्दी चला भी जाता है, बट अगेन ये भी डिज़ायरेबल है इक्विटी एंड डेट पे। एफडीआई ज़्यादा डिज़ायरेबल होता है बिकॉज ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आता है, वेल्थ ज़्यादा जनरेट होता है, नो हाउ आता है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आती है। तो एफडीआई के लिए कंपनीज जो रीलोकेट होना चाहती है चाइना को, उनको हमको इंडिया में अट्रैक्ट करना चाहिए। बिजनेस जो है उसको ग्रांट्स दें, सब्सिडीज़ दें, फिस्कल स्टिमुलस दें। तो दीज आर सम लाइन्स, इस पे बेस्ड एक काफ़ी अच्छा आंसर प्रिपेयर हो सकता है। दिस इज़ अ टेम्पलेट। नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन है ये, यहाँ मीनवाइल लिखा है कि इंडिया वर्ल्ड को मास्क सप्लाई कर सकता था, करेगा, इंडिया मास्क सप्लाई करेगा वर्ल्ड को। दिस इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट कोविड-19 एंड ऑल, सो हम इसको क्विकली यहाँ पे विजिट करेंगे। मोबाइल ऐप से सर्वेलांस बहुत इजी हो सकता है, ये प्रिडिक्ट कर सकता है कोविड-19 के इंसिडेंसेस को डेज इन एडवांस। अगेन इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए डेटा चाहिए और वो डेटा एक्यूरेट भी होना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप का यही कॉन्सेप्ट है, जितने ज़्यादा लोग इसे ज्वाइन करेंगे और जितने ज़्यादा लोग उसको करेक्ट डेटा शेयर करेंगे उतना ही ये एक्यूरेट प्रिडिक्शन करेगा। डेटा कलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, मोर डेटा बेटर रिजल्ट, डेटा एक्यूरेट एंड रिलायबल होना चाहिए। तो सिम्टम्स ट्रैकिंग हो सकती है, सर्वेलांस हो सकता है दिस कोविड-19 एंड सच टाइप ऑफ पैंडेमिक का। देन ये जो न्यूज़ है इसमें बोला है NFHS, अगेन दिस यूज़ दिस एज अ टेम्पलेट। ये NFHS क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। NFHS भी लेवरेज यूज़ हो सकता है टू कंडक्ट अ रैंडम सैम्पल बेस्ड दिस पॉपुलेशन सर्विलांस। सर्विलांस करने की कॉस्ट होती है और कैपेसिटी नहीं है हर बॉडी के पास, तो ये जो NFHS बॉडी है इसके पास कुछ कैपेसिटी है, हम इसको टैप इन कर सकते हैं। इस केस स्टडी में हम सजेशंस लिखते हैं ना, तो राइट दिस NFHS को हम टैप इन कर सकते हैं टू ट्रैक कोरोना वायरस। NFHS के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी लोअर डाउन हो जाएगी। देन यहाँ जो बात है दैट इज़ कोविड-19 वेकअप कॉल है, इम्प्रूव करें सर्वेलांस को। ये जो न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइस, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइस हेविली हंटेड होता है फॉर फूड एंड कलेक्टेड बोथ फॉर लोकल यूज़, डेकोरेटिव मास्क, इंटरनेशनल वाइल्ड ट्रेड में इसका यूज़ होता है, काफ़ी रैम्पेंट है, सो दैट इज़ वाई ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। सीवियर एग्जिस्टेशनल क्राइसिस हो रहा है इसको। अब यहाँ ये लिखा है कि इसका हंट हो रहा है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी हमने बना दिए, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं वो बनाते हैं अपन किसी मैमल के रेस्पेक्ट में, से टाइगर के रेस्पेक्ट में बना दिए, और ये जो स्पीशीज़ होती हैं ये ज़रूरी नहीं है कि उसी प्रोटेक्टेड एरिया में रहें, ये उस प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर भी चली जाती हैं और वहाँ इनका हंटिंग हो जाता है। करंट प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, ये पॉपुलेशन इनकी लिव आउटसाइड रह रही है इस टॉर्टॉइस टाइप का। नॉर्थ ईस्ट में एक और प्रॉब्लम आती है, फायर जोन्स प्रॉक्सिमिटी, वहाँ पे स्लैश एंड बर्न टेक्निक यूज़ होती है, झुम कल्टीवेशन, क्लास 9 डिटेल में हमने देखा है ज्योग्राफी में, इसके बहुत सारे नाम हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और इवन इंडिया में भी, झुम कल्टीवेशन। तो इससे भी ये जो टॉर्टाइज होते हैं, स्मॉल क्रीचर्स होते हैं, इनको डैमेज होता है। यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि देयर इज़ लिटिल इन्फॉर्मेशन ऑन द पॉपुलेशन साइज ऑफ साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइज या फिर इस टाइप की स्पीशीज़ की, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आपके पास तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण फंडिंग, रिमोट एरिया में हम उसका सर्वेलांस नहीं हो पाता है, प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है। लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सफ़र मिरियाड ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो लार्जली मैमल सेंट्रिक होते हैं, से टाइगर सेंट्रिक हो गया, एलिफेंट सेंट्रिक हो गया, बट ये जो छोटे होते हैं स्पीशीज़, इन पे फोकस नहीं आ पाता है।
तो रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस होते हैं, ये भी इक्वली थ्रेटेंड है, लिव आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, और यहाँ पे इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ईजिली हो जाता है. सो दैट इज़ वाई ये जो साल फॉरेस्ट है, साल टॉर्टोइज है, इसको लाइफ काफ़ी क्रिटिकली एंडेंजर्ड चल रही है अभी. नाउ दिस इज़ फंड्स एंड द प्राइम मिनिस्टर. ये FAQ सेक्शन है, संडे को आता है ये, फंड्स एंड द प्राइम मिनिस्टर. सी 28 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम एक प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड बना रहे हैं. इस पूरे का पर्पस क्या होगा कि हम टैकल कर पाएंगे डिस्ट्रेस सिचुएशन लाइक कोविड-19. अब हम सब जो इंडियंस हैं, एवरीबडी वी वांट टू कोऑपरेट, हम कुछ इसमें असिस्ट करना चाहते हैं. तो या तो हम मॉनेटरी हेल्प कर देते हैं, मॉनेटरी हेल्प की हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है तो हम अदर वेज में हेल्प कर देते हैं. बट हम सब अपनी कैपेसिटी और पोजीशन के हिसाब से, स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल, अदर के हिसाब से यहाँ पे हम अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. अब इसका पर्पस था, काफ़ी नोबल पर्पस के लिए ये अज्यूम हुआ, PM केयर्स फंड टैकल करेगा डिस्ट्रेस सिचुएशन लाइक कोविड-19. तो लोगों ने अपने हिसाब से यहाँ पे डोनेशंस दिए. ये कम्प्लीटली वॉलेंटरी था. इसमें काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ आ गए हैं. ये टैक्स फ्री कंट्रीब्यूशन है. कॉरपोरेट्स ने भी इसमें काफ़ी डोनेशन दिए, टैक्स एग्जेम्पशंस भी मिले. उसको काउंट किया गया अगेंस्ट दिस CSR के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वहाँ पे भी इसको इंक्लूड किया गया. इसको एग्जेम्प्ट किया दिस FCRA, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी इसमें अलाउड किया जाएगा. तो ये पूरा एक नोबल कॉज लग रहा है कि इसमें contribution लिया है टू हेल्प एंड टू दिस फाइट दिस सच टाइप ऑफ दिस पेंडेमिक. अब इसमें प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं फंड को. 3 एमिनेट पर्सन्स हैं, नॉमिनेट होंगे बोर्ड ट्रस्टी में, और डिफेंस, होम अफेयर और फाइनेंस के जो मिनिस्टर्स हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो होंगे. अब इसमें सवाल उठते हैं. सवाल ये उठता है कि ऑलरेडी हमारे पास था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जो जनवरी 1948 में बना था पार्टीशन रिफ्यूजीज़ को हेल्प करने के लिए. जैसे अभी कोविड-19 थ्रेट था ना, 48 में से पार्टीशन रिफ्यूजी का बहुत बड़ा चैलेंज था. तो लोगों ने इधर भी बहुत हेल्प किया था ताकि इन लोगों को, रिफ्यूजीज़ को हम रीसेटल कर सकें इंडिया में, हेल्प करें, एस्टैब्लिश करें लेटर. बट लेटर ये इमीडिएट रिलीफ दे सकता है, बाद में इसका नेचर चेंज हुआ. जैसे हम देखते हैं कई बार कोई कैलेमिटी आती है, उसके विक्टिम्स होते हैं, तो PM नेशनल रिलीफ फंड से उससे तुरंत उनको हेल्प किया जाता है, मॉनेटरी असिस्टेंस दिया जाता है. 1985 से ये प्राइम मिनिस्टर का सोल डिस्क्रिशन हो गया, दिस NRF, कि प्राइम मिनिस्टर अकेला डिसाइड कर सकता है कि ये फंड का डिसबर्सल कैसे करना है, कितना करना है. अब इसमें अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जो PM केयर फंड है और दिस PM NRF है, इस टाइप के जो फंड्स हैं उसमें देश की जनता इतने अच्छे से कंट्रीब्यूशन देती है, तो उधर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उधर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. जो भी काम हुआ है, जो भी पैसा लोगों ने इतने अच्छे से डोनेट किया है, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए. देयर हैज़ टू बी सम अकाउंटेबिलिटी. एम्बिट ऑफ RTI के अंदर आना चाहिए, ऑडिटिंग होना चाहिए कैग का, एंड ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो गुडविल होती है पीपल की, इसको अनजस्ट वे में नहीं जाना चाहिए. गुडविल पीपल में वर्क करते हैं और मेक डोनेशन करते हैं. सो अगेन यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है. गवर्नमेंट शुड स्टेप फॉरवर्ड एंड क्लैरिफाई सर्टेन डाउट्स. नाउ हाउ कैन इंटर स्टेट वर्कर्स बी प्रोटेक्टेड, बिकॉज इससे पहले यहाँ पे एक बिगेस्ट क्लस्टर आया है तमिलनाडु में, काफ़ी सारे केसेस आए हैं यहाँ पे. यहाँ लिखा है हाउ कैन इंटर स्टेट वर्कर्स बी प्रोटेक्टेड. वर्कर्स जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में. ज्योग्राफी अगेन पुश फैक्टर और पुल फैक्टर हमने देखा था. पुश फैक्टर मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पे जॉब लॉसेज हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी नहीं है, वे ऑफ लिविंग नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है. तो लोग पॉपुलेशन डेंस्ड एरिया से दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं काम के लिए, वर्क प्रोफाइल के लिए, एजुकेशन के लिए. तो पुश और पुल फैक्टर्स हैं. ये ऐसे ही माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं. देखिए आप बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से ये वर्क करने दिल्ली आ गए, वर्क करने महाराष्ट्र, मुंबई चले गए. अब कोविड-19 के कारण ये वापस रिटर्न हो रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है. इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979 एक एक्ट था. ऐसे बहुत सारे और प्रोविजंस भी थे. ये वेलफेयर और लीगल प्रोटेक्शन देता है. बट प्रॉब्लम ये आती है, एक्ट तो बन जाते हैं बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता. तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक बिल रिसेंटली कि जितने भी अलग अलग एक्ट्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको कंसोलिडेट करें और एक रिफॉर्म करें हम लेबर लॉज में. तो इसका नाम आया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019. ऑक्यूपेशन काम करना है, सेफ्टी होनी चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना है, वर्किंग कंडीशन का ध्यान रखना है. कोड होगा ये 2019, ये इंट्रोड्यूस किया इन्होंने. अब
कंसर्न्स जो है वो है कि कहीं डाइल्यूट तो नहीं हो गए हैं सेफ गार्ड्स। 1979 का जो एक्ट था इसमें था कि एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन होगा, लाइसेंसिंग होगी, रजिस्ट्रेशन एम्फेसाइज किया जाएगा। ये सब चीज़ें जब फॉर्मल प्रोसीजर हो जाता है तो अकाउंटेबिलिटी बेटर होती है, आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। तो जो प्रपोज्ड लॉ है ये कंसोलिडेट कर रहा है, दिस प्रपोज लॉ जो अभी रिसेंटली ये 2019 का इंट्रोड्यूस हुआ है, ये कंसोलिडेट करेगा 13 सच लॉज को, काफ़ी लॉज को, और 13 करीब लॉज हैं वो अबॉलिश हो जाएंगे, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, माइनिंग एक्ट, डॉक वर्कर्स एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, इनैक्टमेंट रिलेटिंग टू दोज इन प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन, सिनेमा, बीड़ी, सिगरेट मैन्युफैक्चर, मोटर ट्रांसपोर्ट एंड द मीडिया। तो ये क्या किया, इन सारे लॉज को सब्ज्यूम कर दिया इसने, जो नया अभी कोड आया है। माइग्रेंट्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, इसमें दिया गया है। इस कोड में कहा है कि प्रोविज़न सिमिलर है 1979 एक्ट के, जो 2019 का एक्ट कोड है सिमिलर है। रजिस्ट्रेशन, एस्टैब्लिशमेंट, लाइसेंसिंग, कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूजन, टर्म्स एंड कंडीशन सब सेम है। बोथ द ओल्ड एक्ट और प्रपोज्ड कोड है ये करेगा पेमेंट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस मिलेगा, जर्नी अलाउंसेस भी देना पड़ेगा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को, तो अगेन अ गुड थिंग। प्रॉब्लम क्या हो रही है, इज देयर अ लॉस ऑफ बेनिफिट फॉर इंटरस्टेट वर्कर इफ द कोड कम्स इनटू फोर्स। कुछ जगह एप्रीहेंशंस हैं इसमें, जैसे कि क्या ये प्रिजर्व कर पाएगा इंटरस्टेट वर्कर्स को। ट्रेड यूनियन को लगता है कि हमेशा बेटर होता है सेपरेट सेपरेट इनेक्टमेंट हो। अगर 15 अलग अलग लॉ हैं उनका इनेक्टमेंट ईजी हो सकता है बजाय एक सिंगल लॉ का। अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रेस एंड मिजरी फेस्ड बाय दिस माइग्रेंट वर्कर, करंट लॉकडाउन draw attention, beneficial legislation dedicated to their welfare is important. तो they are towards this separate enactment and enforcement better है than subsuming it under a one larger code. So this is the way. यहाँ पे ये एक्ट लेके आए, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019, इसने सब्ज्यूम करना है 1979 और बहुत सारे डिफरेंट एक्ट्स को भी। इनको 13 लॉ करीब एबॉलिश हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और जो ट्रेड यूनियन है वो वरी इस बात पे है कि सेपरेट अच्छा होगा या एक सिंगल एक्ट होना अच्छा होगा, इस बात पे डिबेट हो रही है। नाउ दिस इज डिस्पैचेस। डिस्पैचेस में जो पहला है दैट इज़ ब्राज़ील। बोल्सोनारो थोड़े अनपॉपुलर है, वॉर विद ब्राज़ील्स इंस्टीट्यूशंस चल रहा है, लॉकडाउन फेवर में नहीं आया, ये लॉकडाउन के फेवर में भी नहीं थे बोल्सोनारो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉकडाउन इज़ नेसेसरी, पीपल का लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट देन इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ क्राइसिस, कोविड-19, अनपॉपुलैरिटी है इनका। देन सेकंड है दिस इज़ अबाउट 18th अमेंडमेंट रिव्यू 2010। पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वहाँ पे, देन एक मिलिट्री बहुत बड़ा पावर सेंटर होता है, और दूसरा फिर वहाँ पे दिस रिलीजन एंड दिस क्लरिक्स भी काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो गवर्नमेंट कीन टू रिविजिट द अमेंडमेंट दैट कर्टेल्ड प्रेसिडेंशियल पावर जो हुआ था उसको रिविजिट करने का यहाँ पे प्लान है 18th अमेंडमेंट को। फैमिलियर डिस्ट्रप्शन, अनसर्टेन टाइम्स, श्रीलंका की भी जो मिजरी है वो ख़त्म हो नहीं रही है। टूरिज्म, बिकॉज टूरिज्म डोमिनेटेड इसकी इकोनॉमी है और टूरिज्म वर्स्ट हिट हुआ है। अब जो फिश था, फिश सेक्टर का भी सेल एंड एक्सपोर्ट क्रैश हो गया। मीनवाइल तालिबान अफगानिस्तान में रीचेज आउट हो रहा है शिया में। अ कपल ऑफ डेज बैक हमने ये डिटेल में देखा था, ये दो मेजर सेक्ट हैं, एक है शिया और एक है सुन्नी। तो जो तालिबान है ये सुन्नी सेक्ट है, अफगान में डोमिनेट कर रहा है। नाउ दे आर रीचिंग आउट टू दिस शिया सेक्ट और इनका कोऑपरेशन भी मांग रहा है। इसमें ईरान का भी फैक्टर है। अभी अफगान में यूएस अफगान टॉक हुआ था, अभी इंट्रा अफगान टॉक्स चल रहा है, मतलब अफगान के अंदर ही डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर टॉकिंग कि कैसे पीस एस्टेब्लिश करें हम यहाँ पे। देन ये जो न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, किसी जैसे सन से सोलर रेडिएशंस आते हैं, है ना, रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुआ अर्थ सरफेस में, तो कुछ जो इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं ये एटमॉस्फेयर से पास होते हैं, एब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेज एंड री इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। तो इससे क्या होता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर दिस एक पर्टिकुलर लेवल पे हीटअप हो जाता है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं हमारी, ये ज़रूरी होती है फॉर दिस रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो एटमॉस्फेयर है। बट अगर ये GHG बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जैसे CO2 का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ग्रीन हाउस के इफेक्ट के कारण वार्मिंग होने लग जाती है अर्थ का, विच इज़ नॉट गुड। तो ग्रीन हाउस गैस अप टू अ लिमिट इज़ गुड, बट एक्सेस ऑफ दिस जो ह्यूमन ने बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया है उसके कारण दिस इज़ नॉट गुड।
एक और ऐसा वार्मिंग है, ये जो हीट वेव होती है ना, ये होती है शॉर्ट वेव लेंथ आती है, और जब रिफ्लेक्ट होके जाती है तो ये हो जाती है लॉन्ग वेव लेंथ। तो कार में भी ग्लास के अंदर इस टाइप का इफेक्ट हम जनरेट हो सकता है। अगर कार आप देखना लॉक करके आपने रखी है गर्मी में, धूप में, तो अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट वेव लेंथ है उसके लिए ग्लास ट्रांसपेरेंट है, वो ईजिली आ जाएगा, बट जो लॉन्ग वेव है उसके लिए ये नहीं रहेगा। तो लॉन्ग वेव बाहर जा नहीं पाएगी, ट्रैप हो जाएगी और ये हीटअप हो जाएगा। हीट वेव लाइक कंडीशंस जनरेट हो जाती है यहाँ पे। ओके, देन ये जो ग्रीन हाउस है इस टाइप का, हम अगर हम देखें ना तो कई जो ठंडे एरिया होते हैं वहाँ पे वेजिटेबल्स एंड ऑल बनाने के लिए, बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा है, तो वो ग्लास के ऐसे चैम्बर्स करके वहाँ पे एग्रीकल्चर दिस फार्मिंग भी करते हैं वहाँ पे। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। नाउ आज हमने पढ़ा डिस्पैचेस के पहले हमने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इंटर स्टेट वर्कर्स टू बी प्रोटेक्टेड, क्या नया चेंज लेके आई है गवर्नमेंट। और दिस इज़ अबाउट पीएम केयर्स फंड एंड PMNNR, नेशनल रिलीफ फंड, NRF। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इतने अच्छे से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी सेट करिए, ट्रांसपेरेंसी लाइए और प्रॉपर ऑडिटिंग करिए, और डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए। देन दिस इज साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइज है। देन सर्विलांस की ज़रूरत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। देन दिस इज़ इकोनॉमी, वेरी गुड पॉइंट्स, कैसे रिकवर करें और क्या हमारे पास अभी बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस क्या है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, शॉर्टकमिंग्स इन रेस्पॉन्स, WHO, वर्ल्ड रशिया वायरस सर्च, वी डे सेलिब्रेशन सबज्यूम कम हो गया था, वी डे सेलिब्रेशन सबड्यूड था। देन दिस इज़ कैलाश मानसरोवर, नेपाल ने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए हैं। ये था दिस EIA 2020 नोटिफिकेशन। एंड दिस इज़ पोलावरम प्रोजेक्ट साइट, ये लाइफ इन द लॉकडाउन है। एंड दिस इज पुलिस गेट्स अ गाइड टू डिटेक्ट फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ इज़ वेरी बैड एज COVID-19, वी हैव टू फाइट विद इट। देन ICMR भारत बायोटेक ने इंडियन वैक्सीनेशन की बात है यहाँ पे। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये है कम्युनिटी ट्रांसमिशन को चेक करना है 75 हॉटस्पॉट्स में। एंड दिस इज़ 10th May 2020, दिस इज़ 10th May 2020। सो थैंक you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.